यह बात उन दिनों की है जब मैं अपने पति के साथ उनके गांव गोरखपुर में रहने के लिए आई थी। मेरे पति बहुत ही अमीर खानदान से थे। गोरखपुर में उनका खुद का घर था, बल्कि एक बहुत ही बड़ी हवेली थी जिसमें सिर्फ मेरी जेठ और जेठानी ही रहा करते थे। मेरी जेठ की उम्र 75 साल थी, लेकिन वह इस उम्र में भी उनकी बॉडी फिट फाट थी। मेरे जेठ दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगते। मेरे जेठ को देखकर कभी कभी मेरा दिल भी यही करता कि काश मेरी शादी मेरे जेठ के साथ हो जाती, क्योंकि मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले से हमेशा मुझसे दूरी बनाकर रहते। आज भी जब रात को मेरे पति मेरे साथ नहीं थे तो मैं अकेली बिस्तर पर तन्हा रात गुजार रही थी कि तभी अचानक मुझे हवेली से किसी के धीरे धीरे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ बड़ी ही अलग किस्म की थी, जैसे मानो कोई अपने प्यार की दुनिया में गुम हो। इन आवाज़ों को सुनकर मेरा भी दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगा था। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। जब मैं इन आवाज़ों को सुनते हुए आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि यह आवाज़ तो मुझे अपनी जेठ और जेठानी के कमरे से आ रही है। मैं सोचने लगी कि मेरी जेठ की उम्र तो काफ़ी है, तो वह इस उम्र में कैसे वह सब कर रहे हैं। यही सब सोचते हुए जब मैं दरवाजे के बाहर से कान लगाए तो मुझे अपनी जेठानी की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। वह कह रही थी कि बस करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरा जेठ फिर भी अपनी ताकत लगाए जा रहा था। यह सब सुनकर मेरा भी दिल मचलने लगा। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो मेरा जेठ जेठानी के साथ पूरे जोश के साथ आनंद ले रहा था। जब जेठ ये सब करके कमरे से बाहर निकला तो मेरे जेठ ने मुझे देख लिया और मेरी आंखों को देखकर वह भी मेरे जज्बातों को अच्छी तरह से समझ गया था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ ले गई और वहां जाकर जेठ जी ने बड़े जोरों के साथ, मेरा नाम मधु है, मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर थी जहां पर हर लड़की की शादी हो जाने के बाद उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरा रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला था, जिसकी वजह से कोई भी लड़का मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मेरी उम्र अब 35 साल थी। मेरी शादी न होने की वजह से माँ बाप ने वक्त रहते ही मेरी छोटी बहन की शादी मुझसे पहले कर दी। मेरी बहन का रंग मुझसे काफ़ी बेहतर था, इसी वजह से उसके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे, लेकिन मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा तरस जाया करती थी। शादी को लेकर मेरे भी कई सारे ख्वाब थे जो मुझे अपनी ज़िंदगी में अब अधूरे लगने लगे थे। मैं हमेशा अपनी माँ की गोदी में सर रखकर यही कहती कि माँ, क्या कभी ज़िंदगी में मेरी शादी होगी या मैं हमेशा ही ऐसी कुंवारी बैठी रहूँगी। मेरी माँ मेरी बात सुनकर यही कहती कि मधु, तू ये सब बिल्कुल मत सोचा कर, देखना भगवान तेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का तेरी ज़िंदगी में भेजेंगे, जिसके साथ देखना तू बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। यह सब सुनकर तो मैं भी अपने दिल को दिलासा दे दिया करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी उम्र की सारी दोस्तों की शादियां हो चुकी थी और वह अब तक तो उनके बच्चे भी हो चुके थे। अक्सर मेरी सहेलियां मुझे ताना दिया करती थी कि तू जैसी सांवली लड़की से तो कोई शादी नहीं करेगा, जिसे सुनकर मैं घर आकर बहुत ही ज़्यादा रोया करती थी। मैं मुंबई के एक बहुत ही बड़े शहर में रहती थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी, जिसकी शादी अभी 2 साल पहले हो चुकी थी और अभी 1 महीने पहले उसने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म भी दिया था। सांवली हो जाने की वजह से मेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आता। अगर कोई रिश्ता आता तो वह मुझे देखकर इनकार करके चला जाता। अब बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं भी अपने ख्वाबों को खुद से ही तोड़ दिया था। मैंने सोच लिया था कि शायद मेरी किस्मत में अब कोई लड़का नहीं लिखा है। अब जब भी कोई मेरे सामने मेरे रंग का मजाक उड़ाता तो उसका भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल दिमाग को अच्छे तरीके से समझा लिया था कि अब मुझे अपने माँ बाप के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी है। यही सब कुछ सोचकर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी कि तभी अचानक फिर एक दिन माँ मुझे आकर कहने लगी
कि मधु, देखना तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा। माँ की बात सुनकर मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? माँ मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं मधु, तू मेरी बात पर विश्वास रख। हमारे घर के बगल में जो सविता आंटी रहती है ना, उनके किसी दूर के रिश्तेदार का एक लड़का है जिसकी उम्र भी 40 साल हो चुकी है और उसने अभी तक शादी नहीं की। माँ मुझे आगे बताने लगी कि उस लड़के की जो मौसी है वह चाहती है कि उस लड़के की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैंने सविता आंटी को तेरी फोटो भेज दी है। अगर लड़का तुझे पसंद किया तो ये शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। माँ की बातों को सुनकर मैंने माँ से कहा कि माँ, आप जानते हैं ना, मेरे सांवले रंग की वजह से आज तक हर लड़के ने मुझे देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन माँ मुझे कहने लगी कि तू इन सब बातों को भूल जा और ज़्यादा मत सोचा कर, भगवान पर भरोसा रख, देखना भगवान तेरे लिए बहुत ही अच्छा करेंगे। माँ की बातों को सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं अपने मन में सोचने लगी कि मेरी वजह से आज मेरे माँ बाप को भी कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगर मैं आज खूबसूरत होती तो मेरी शादी कब की हो चुकी होती। मुझे अंदर ही अंदर अब बहुत ही ज़्यादा दुख भी लगने लगा था। मैं सोच रही थी कि कल भी जब वह लड़का इस रिश्ते से इनकार कर देगा तो तब माँ को कितना ज़्यादा और दुख होगा, क्योंकि कोई भी लड़का मेरे सामने रंग को देखता तो तुरंत इनकार करके चला जाता। फिर इसी तरह पूरे 2 दिन पूरे बीत चुके थे। फिर एक दिन अचानक माँ मेरे कमरे में भागती हुई आई और फिर मुझे कहने लगी, मधु मधु, ये मिठाई ले और शादी की तैयारियां शुरू कर दे। माँ की बातों को सुनकर मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम यह सब क्या कह रही हो? माँ मुझे कहने लगी, कुछ दिन पहले मैंने तुझे एक लड़के के बारे में बताया था जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है। ये सुनकर मैंने माँ से कहा, हाँ माँ, इसके आगे बताओ। माँ मुझे कहने लगी, वही लड़के ने तुझे देखकर शादी के लिए हाँ कर दी है। यह कहते ही माँ खुशी से झूम उठी। लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि आखिर उस लड़के ने शादी के लिए हाँ क्यों की। माँ मेरे मुंह में मिठाई डालते ही कमरे से बाहर चली गई और घर में सबको मिठाई बांटने लगी। मैं बिस्तर पर बैठकर यही सोच रही थी कि उस लड़के ने मेरा चेहरा देखा भी या नहीं। यही सब मैं सोचकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक माँ दोबारा कमरे में आई और उसके कान पर फ़ोन लगा था और वह फ़ोन पर बस हाँ हाँ में जवाब दे रही थी। और फिर फ़ोन रखते ही मुझे खुशी से कहने लगी, मधु देख, भगवान ने तेरी सुन ली। पहले तो लोग इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते, लेकिन अब देख, लड़का तो शादी के लिए बेकरार हो रहा है और उसने 2 दिन के अंदर ही शादी करने के लिए कहा है। माँ की सारी बातें सुनकर मैंने माँ से कहा, माँ, वह लड़का कहीं लंगड़ा लूला तो नहीं? आपने उस लड़के को देखा है? तो माँ मुझे कहने लगी, मैंने इसे फ़ोटो में देखा है, अच्छा भला तो वह दिख रहा था। और मैंने यह भी सुना है कि वह ये शादी अपनी मौसी के कहने पर कर रहा है। उसकी मौसी की उम्र हो चुकी है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। और उसका एक बड़ा भाई है जो कि गांव में रहता है, जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी। तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुझे ना ही पैसों की कोई परेशानी उठानी पड़ेगी और ना ही तेरे सास ससुर हैं जो तुझे तंग करेंगे। माँ की इन सारी बातों को सुनकर मेरे मन में भी अब हल्की सी खुशी उभर आई थी। मुझे भी लगने लगा कि शायद भगवान ने मेरी आज सुन ली। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से भागते हैं तो वह हमें नहीं मिलती, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वह चीज़ खुद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी भी ज़िंदगी में यही सब कुछ हो रहा था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा था वो मुझे मिल गया है। फिर शाम को लड़के वालों की तरफ से शादी का जोड़ा भी लाया गया। तब मैंने लड़के को भी देख लिया। वह लड़का तो दिखने में फिट फाट नज़र आ रहा था, बस उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो देखा जाए उम्र तो मेरी भी काफ़ी बढ़ गई थी। उस लड़के ने मेरे से ज़्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन उसके साथ जो उसकी मौसी आई थी वह मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। वह मेरी बलाएं उतार रही थी। लड़के का नाम मयंक था। उसकी मौसी बताने लगी कि मयंक खानदानी कारोबार करता है जिसमें वह हमेशा ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। इसके माँ बाप की मौत बचपन में हो चुकी थी। मेरे अलावा इसके कोई देखने वाला नहीं है। कामकाज में वह इतना ज़्यादा डूब चुका है कि उसने अपनी ज़िंदगी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से उसकी उम्र इतनी बढ़ गई है।
मयंक को देखकर यह अंदाजा बिल्कुल लगाया जा रहा था कि सच में अपने कामकाज में वह बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि जब से वह घर पर आया था तब से वह फ़ोन पर ही ज़्यादातर बिजी था। उसने तो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन हम दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गया था। फिर मेरे परिवार और मयंक की मौसी ने मिलकर शादी का दिन फिक्स कर दिया गया और अगले ही 2 दिनों के बाद यह शादी की तारीख रखी गई। यह शादी बड़ी ही धूमधाम से की गई थी। मेरे घर में तो पूरे खुशी का माहौल बना हुआ था। मेरी बहन, मेरे माँ बाप, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। शादी को लेकर मैंने जो सपने सजाए थे आज वह पूरे होने वाले थे। मेरी सहेलियों ने भी मुझे सुहागरात की मोहब्बत के बारे में अच्छे से समझा दिया था। मैं इन सब बातों को सुनकर मेरे अंदर की बेकरारी अब बढ़ने लगी थी। सदियों की जो मेरी चाहत थी आज वह पूरी होने वाली थी। इतने सालों के बाद मैं आज लाल जोड़ा पहनकर अपने आप को आईने में देख रही थी। मेरी माँ तो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, मैं भगवान के आगे बहुत ही ज़्यादा दुआ किया करती थी कि तेरी शादी हमारे जीते जी हो जाए, पर देखो आज मेरे भगवान ने यह मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। भगवान जो करते हैं वह हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। मैंने माँ की आंखों से आंसू पोंछे और हम दोनों माँ बेटी गले लगकर खूब रोने लगे। तभी मेरी छोटी बहन भी पीछे से आई और कहने लगी, दीदी आज रोने का दिन नहीं है, बल्कि आज तो खुश होने का दिन है। फिर मुझे मंडप पर पहुंचाया गया। मंडप पर मयंक मेरे बगल पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। फिर पंडित को बुलाकर मंत्र पढ़ाए गए और फिर कुछ देर के बाद मेरी शादी हो गई। आज मेरी इतने सालों की जो तमन्ना थी वह पूरी हो गई थी। घर से विदा होकर जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर मयंक के इतने बड़े घर को देखकर मैं दंग रह गई। घर पर उसकी मौसी ने मेरा स्वागत किया था और उसके कुछ रिश्तेदार थे। फिर मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मयंक के कमरे तक ले गई और फिर मुझे कहने लगी कि आज ये गर्म दूध का गिलास अपने पति को दे देना, यह एक प्रकार की रस्म होती है। मयंक की मौसी की बात सुनकर मैं थोड़ा सा शर्मा गई और फिर धीरे से गिलास को पकड़कर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर जब मैं गई तो मयंक की बड़ी बड़ी तस्वीरें दीवार में टंगी देखी, जिसमें वह बेहद ही हैंडसम लग रहे थे। रूम तो इतना बड़ा था कि उसमें ऐसा लगता कि एक और बेड आ सकता है, लेकिन मेरे मन में अब ये परेशानी बहुत ही ज़्यादा थी कि मयंक ने एक बार भी मुझसे ठीक से बात नहीं की। मैंने सोचा कि शायद वह अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी होते होंगे। इसी वजह से इस बात को मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया और घूंघट ओढ़कर बिस्तर पर बैठ गई। फिर आधे घंटे की देरी के बाद जब मयंक कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी धड़कनें बजने लगी। कमरे में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मयंक धीरे से मेरे बगल में आकर बैठ गया, लेकिन वह मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने मयंक से कहा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं। मयंक मेरी बात सुनकर कहने लगा कि तुम बोलो। मैंने कहा कि अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप मुझे पसंद करते हो या फिर आपने ये शादी सिर्फ अपनी मौसी के कहने की वजह से की है। मयंक मुझे कहने लगे कि रिश्ता बेशक ही मौसी ने तय किया था, लेकिन तुम मुझे पसंद आई थी, तभी मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर मैंने कहा कि मैं तो सांवली रंग की हूँ और आपको कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, लेकिन आपने सिर्फ मुझसे शादी क्यों की। मयंक मेरी इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर कहने लगा, देखो मैं मानता हूँ कि मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन जैसी लड़की की मैं ख्वाहिश रखता था वो मुझे आज तक नहीं मिली। जब मौसी ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई तो मुझे तुम एक ही नज़र में पसंद आ गई और मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इसके आगे मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मयंक ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे कहने लगे कि क्या तुम मुझे नहीं पसंद करती हो जो तुम इतने सवाल कर रही हो। ये सुनते ही मैं चुप हो गई थी और फिर मयंक ने लाइट बंद करते ही धीरे धीरे वह सब किया जिसकी तमन्ना मुझे बरसों से थी, जिसकी ख्वाहिश के लिए मैं हमेशा तड़पती थी कि मेरा पति मुझे बेपनाह मोहब्बत करे। आज वह रात थी जब मयंक मुझ पर खूब प्यार लुटाने वाले थे। मयंक ने रात भर मुझे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत की। फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं तुरंत फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता तैयार करके जब मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा
तो मौसी मुझे देखकर कहने लगी कि काश अगर आज मयंक की माँ होती तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती। फिर कुछ देर के बाद मयंक भी नाश्ता करने के लिए टेबल पर आकर बैठ गए। मैंने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई थी, जिस खीर को खाते ही सब लोग मेरी तारीफ़ें करने लगे। फिर मौसी मुझे कहने लगी कि आज मुँह दिखाई की रस्म की गई है और तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर साड़ी ली है, जिसे आज तुम्हें पहनना है। मयंक की मौसी माँ तो नहीं थी, लेकिन वह पूरा सास का फ़र्ज निभा रही थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर कुछ देर के बाद मुँह दिखाई की रस्म की गई। मुँह दिखाई की रस्म में भी सब ने मेरी तारीफ़ ही की। किसी ने मेरे सांवले रंग का जिक्र नहीं किया, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर जब मैं इस रस्म को ख़त्म करके अपने कमरे में आई तो मयंक से मैंने एक बात पूछी कि आपको क्या मेरे सांवले रंग से कोई दिक्कत नहीं? तो वह मुझे कहने लगा कि तुम कल रात को भी ये सारी बातें पूछ रही थी और अब फिर तुम शुरू हो गई हो। मैं तुम्हें पहले भी कहा कि मुझे तुम पसंद आई हो। बात रही सांवले चेहरे की, तो इंसान का चेहरा नहीं बल्कि सीरत देखी जाती है। और यह कहते ही मयंक ने मुझे अपने गले लगा लिया और फिर कमरा बंद करते ही मुझ पर खूब प्यार लुटाने लगे। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करती कि काश वह मयंक को मेरी ज़िंदगी में पहले भेज देते। लेकिन फिर मैं यही सोचती कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी पापा जब भी फ़ोन करते तो वह मयंक के बारे में पूछते और मैं उनसे यही कहती कि मेरा बहुत ही अच्छा वह ख्याल रखते हैं, आपको मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माँ मेरी बातें सुनकर कहने लगी कि देखा मधु, मैं तुझे कहती थी ना, भगवान देखना तेरे लिए अच्छा करेंगे और आज तो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। मैं दुआ करूँगी तेरी खुशियों को कभी भी किसी की नज़र ना लगे। यूं ही हंसते खेलते अब मेरी शादी को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे कि तभी अचानक मयंक आकर मुझे कहने लगे, मधु मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में वापस अपने गांव जाना पड़ेगा और कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। यह सब सुनते ही मैं थोड़ा उदास हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपके बगैर अकेली यहाँ पर कैसे रहूँगी। तभी मयंक मुझे कहने लगे, अरे पगली, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम भी मेरे साथ ही चलोगी। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर हम दोनों का मैं बैग पैक करने लगी। फिर अगली सुबह मुझे मयंक अपने साथ गोरखपुर गांव में ले गए। पूरे 2 घंटे के सफ़र के बाद जब मैं मयंक के घर बाहर खड़ी हुई तो मैं उसे देखकर चौंक गई। बल्कि वह तो घर नहीं था, एक हवेली थी जो काफ़ी सदियों पहले बनाई गई थी। मैं कुछ देर खड़ी होकर उस हवेली को देखने लगी तो मयंक मुझे कहने लगे कि तुम बाहर खड़ी इस हवेली को देखती रहोगी या फिर मेरे साथ घर के अंदर भी चलोगी। मैंने तुरंत मयंक का हाथ पकड़ा और हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर जाते ही जेठानी मुझे मिली। मयंक मुझे कहने लगे कि यह मेरी भाभी है। मयंक की भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा था। कुछ मिनट के बाद पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। जब मैंने मुड़कर देखा तो मुझे यह पता चला कि वह मेरा जेठ था। मेरे पति मयंक अपने बड़े भाई के गले लगे तो मेरे जेठ मेरे पति को कहने लगे कि मयंक, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तेरे आने का स्वागत करते। जिसे सुनते ही मयंक कहने लगा कि अरे भाई, मैं किसी काम से यहाँ पर आया हूँ और अब सारी बात मुझे दरवाजे पर ही पूछ लोगे। ये कहते हुए मेरे जेठ ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, अच्छा तो चलो हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। और बता कैसा है। मेरे पति ने मेरे जेठ जी से मेरी मुलाकात करवाई। जेठ को देखने से ऐसा लग रहा था कि वह अभी सिर्फ 40 साल की उम्र का है। वह दिखने में थोड़ा हैंडसम था और जो मेरी जेठानी थी उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मयंक की हवेली देखकर मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गई। इस हवेली में बहुत सारे रूम बने थे, जिसे देखकर लगता यह हवेली बहुत पुरानी बनी हुई है। मैं जब जेठानी से इस बारे में पूछा तो वह मुझे कहने लगी कि यह हवेली मेरी सास ससुर के पूर्वजों ने बनाई थी। सुना था यह बहुत ही बड़ी फैमिली यहाँ पर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सारी फैमिली अलग हो गई। कुछ भगवान को प्यारे हो गए। अब सिर्फ मैं और मेरे पति ही इस हवेली में रहते हैं। मैं अपनी जेठानी के साथ बातें कर रही थी कि तभी पीछे से 2 बच्चे माँ माँ कहते हुए भागते मेरी जेठानी को गले लग गए। फिर मेरी जेठानी ने मेरी मुलाकात उनसे करवाई। फिर काफ़ी घंटे की गपशप के बाद मेरी जेठानी ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। यह कमरा मयंक के घर से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। दीवारों पर हर चीज़ पुराने रिवाज की बनी थी।
इन्हीं सभी को मैं देख रही थी, तभी अचानक धीरे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की। जब मैंने मुड़कर देखा तो सामने मेरा पति खड़ा था। पति मुझे देखकर जोरों से हंसने लगा, कहने लगा, क्या हुआ मधुरानी, तुम तो डर गई मुझसे। मैंने कहा कि ऐसा भला कोई करता है? अगर कोई सच में मेरे साथ इस तरीके की हरकत करता तो ये सुनते ही मेरे पति गुस्से में कहने लगे, इस तरीके की हरकत करने का कोई सोच भी नहीं सकता, और यहाँ पर तो सब अपने हैं। मैंने कहा कि नौकर चाकर भी तो हो सकते हैं ना। वह कहने लगे, यहाँ पर नौकर भी बहुत पुराने लगे हुए हैं, बाहर का यहाँ अंदर कोई भी आता जाता नहीं है। यह सुनकर मैं चुप हो गई और फिर मेरे पति ने मुझ पर मोहब्बत लुटाना शुरू कर दिया। रात को हम सभी ने मिलकर डिनर किया और डिनर करके जब हम कमरे में आए तो मैं अपने पति के साथ उनकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। हम दोनों का आपस में बात करते काफ़ी देरी हो चुकी थी और फिर हम दोनों गहरी नींद में सो गए। लेकिन फिर रात को अचानक ही मुझे कमरे में से किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें बड़ी धीरे से आ रही थी। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की तो वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें दोबारा जगाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे ये आवाज़ें बंद हो गई थी। मुझे अब डर भी लगने लगा कि कहीं इस हवेली में कोई आत्मा तो नहीं। मैंने अक्सर किताबों में सुना करती थी कि पुरानी हवेलियों में आत्माएं अक्सर घूमा करती हैं। यही सब सोचकर मैं अपने भगवान को याद करने लगी और उनका नाम जपने लगी। फिर से दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई और अपने पति को पकड़कर सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी जेठानी कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। वह कहने लगी, मधु, नाश्ता तैयार रखा हुआ है, आप दोनों जल्दी फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। ये सुनते ही हम दोनों तुरंत फ्रेश होने के लिए उठे और फिर नाश्ते की टेबल पर आ गए। नाश्ता करते वक्त मेरे पति के जो बड़े भाई थे वो उनसे कहने लगे कि मयंक, तुमने बताया नहीं तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे पहले कभी भी गांव वापस नहीं आए और हमेशा शहर में ही रहते हो और वहीं से सारा बिजनेस तुम देखते हो। यह सुनकर मेरे पति कहने लगे कि लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट काम था जिसकी वजह से मुझे गांव वापस आना पड़ा। मैं सोच रहा था कि गांव की कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो कि मैं अपने बिजनेस के लिए चाहता हूँ और उन ज़मीनों पर अभी कुछ काम नहीं चल रहा। यही सब कुछ मयंक बोल ही रहे थे कि तभी अचानक उनका जोरों से फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाकर मयंक बाहर चले गए और काफ़ी देर तक वह किसी के साथ बहस रहे थे। जब वह वापस आए तो कहने लगे कि उन्हें अभी अर्जेंट किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ेगा। जब मैंने ये सुना तो मैं उदास हो गई। मैंने उन्हें कहा, अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी कैसे वापस जाएंगे, आप उस काम को मना कर दे। लेकिन मयंक कहने लगे, ये काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, करोड़ों की डील है, हाथ से निकल जाएगी। फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, अच्छा, मैं जाकर हम दोनों का बैग पैक दोबारा तैयार कर लेती हूँ। यह सुनते ही मयंक कहने लगे कि अरे तुम्हें नहीं जाना। फिर मयंक कहने लगे कि तुम यहीं हवेली में भाभी के साथ रहो, मैं अकेला दूसरे शहर जाऊँगा क्योंकि मुझे काम के सिलसिले से इधर उधर भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम भाभी के साथ यहीं पर रहो। यह सुनते ही मेरा मुंह लटक गया और मैंने ना में जवाब दिया। फिर जब हम दोनों पति पत्नी कमरे में आए तब मैंने अपने पति को पर बहुत गुस्सा किया। मैंने कहा कि आप मुझे अपने साथ लेकर आए थे तो अभी मुझे अपने साथ लेकर जाएं। मेरे पति कहने लगे कि अभी उन्हें 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना है और यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद वापस अपने घर चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैंने कहा कि मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूँगी। यह बात सुनते ही वह जोरों से हंसने लगे, कहने लगे, क्यों तुम्हें इस हवेली से डर लगता है? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर मेरे पति मुझे प्यार से पकड़कर मनाने लगे। इसके बाद मेरा इनकार करना मुश्किल हो गया था। फिर आधे घंटे प्यार लुटाने के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। अब मैं इस हवेली में पूरी अकेली हो गई थी। मेरी जेठानी मुझसे बातें तो किया करती लेकिन मुझे रात को अकेला सोने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता। मैं दिन भर अपनी जेठानी के साथ किचन में हाथ बटा दिया करती थी। मेरी जेठानी का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। वह मुझे कहती कि मैं अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के लिए भेजी हूँ। वह हमेशा 1 महीने के बाद मुझसे मिलने के लिए हवेली में आते हैं और मेरे जो पति हैं वह सारा दिन काम में बिजी रहते हैं। मैं भी हवेली में अकेली बोर ही हो जाती थी।
लेकिन अब तुम आ गई हो तो हम दोनों मिलकर खूब गप्पे उड़ाएंगे। इन्हीं बातों के दौरान जब मैंने अपनी जेठानी से ये पूछा कि कल रात को मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैं ज़्यादा सुन तो नहीं पाई, इसके आगे मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मेरी जेठानी मुझे कहने लगी कि हमें तो ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आती। शायद तुम इस हवेली में नई आई हो, इस हवेली को देखकर थोड़ा तुम डर गई हो। वैसे भी मैंने सुना था कि इस हवेली में जो मेरे सास ससुर के जो पूर्वज थे उनकी आत्माएं घूमती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी आज तक नजर नहीं आया। तुम इस घर की नई बहू हो तो शायद तुम्हें वह आवाज़ आई होगी, लेकिन तुम कभी भी अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इतना कहते ही मेरी जेठानी ने बात को टालते हुए किचन से तुरंत निकलकर अपने कमरे में चली गई। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो अपने कमरे को अच्छे से मैंने लॉक कर लिया था और फिर अपने पति को फ़ोन लगाकर बात करने लगी। मेरे पति मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहे थे। वह मुझे कहने लगे कि क्या हुआ, तुम्हें अकेले नींद नहीं आ रही या फिर आज भी तुम्हें डर लग रहा है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस मुझे आपकी याद आ रही है। फिर मैं अपने पति के साथ आधा घंटा तक बात कर रही थी कि तब अचानक मेरे पति फ़ोन पर ही गहरी नींद में सो चुके थे और मैंने भी बाद में फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा बेचैन हो रही थी। कमरे में टहलते टहलते मैं बाद में बिस्तर पर आकर लेट गई और फिर गहरी नींद में सो गई। लेकिन फिर रात के करीबन 3 बजे मुझे फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। यह आवाज़ बड़ी ही कुछ अलग सी थी, मानो कोई किसी के साथ वह सब कर रहा हो। लेकिन मुझे लगा कि शायद यह मेरी ही गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली में मेरे जेठ और जेठानी के अलावा कोई भी नहीं था। मेरे जेठ और जेठानी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और वह तो इस उम्र में वह सब नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ सोचते हुए मैंने अपने दिमाग को तुरंत झटक दिया और फिर दोबारा चादर ओढ़कर मैं सो गई। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मैं अपनी जेठानी के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। जब मैं किचन में काम कर रही थी कि तभी मैंने अचानक देखा कि मेरी जेठानी ने सर पर पल्लू ले रखा है। जब मैंने कहा कि यहाँ पर तो आपके साथ सास ससुर भी नहीं है, तो आपने पल्लू किस वजह से लिया है? तो वो मुझे कहने लगी कि उन्हें अपने सास ससुर देखे थे, इस वजह से उसने सर पर पल्लू लिया है। मुझे अपनी जेठानी की बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे तो कल फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी, कि क्या आपने उन आवाज़ों को सुना है? तो मेरी जेठानी तुरंत मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। और ये कहते ही उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर गया और जब वह उस बर्तन को उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसके सर से पल्लू गिरने लगा। और जब मैंने जेठानी का चेहरा देखा तो उनके चेहरे के साइड से कोई बड़ा सा दाग था, ऐसा मानो जैसे उन्हें कोई चोट लगी हो। उस चोट को देखकर मैंने कहा कि आपको ये चोट कहाँ से लगी? तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, यह तो पुराना ही कोई दाग है। और यह कहते ही वह तुरंत किचन से भागकर कमरे में चली गई। मुझे धीरे धीरे कुछ गड़बड़ सी लगने लगी थी। मेरी जेठानी तो वैसे ही बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब भी मैं चिल्लाने की आवाज़ों के बारे में पूछा करती तो वह मुझे कुछ न कुछ बहाना बनाकर कमरे में चली जाती। अब मैंने सोच ही लिया था कि अब मैं पूरी सच्चाई जानकर ही रहूँगी। इसी वजह से अब मैं रात का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। रात को मैं कमरे की लाइट भी बंद कर दी, जैसे किसी को लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। लेकिन फिर रात के करीबन 2 बजे मुझे फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि इस हवेली में कोई भूत नहीं है, यह किसी इंसान की आवाज़ है। इसी वजह से मैं कमरा धीरे से खोला और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी और उस आवाज़ को अच्छे से सुनने लगी। आवाज़ को सुनते सुनते जब मैं अपनी जेठानी के कमरे की तरफ गई तब मुझे वह आवाज़ जेठानी के कमरे से आने लगी। लेकिन मैं सोचने लगी कि इतनी रात को आखिर जेठानी के कमरे से इतनी चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही है। यही कुछ सोचते हुए जब मैं कमरे की खिड़की के बाहर झाँक कर देखने लगी तो मेरी जेठानी अपने पति के घुटने के बल बैठी थी और उनके पति उनके बाल पकड़कर उन्हें कह रहे थे कि तुम्हें कब से कहा कि तुम मयंक के पास जाकर इस पेपर पर साइन करवा लाओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मयंक की कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए,
लेकिन उसकी शादी भी हो गई और तुमने मुझे ये बात छुपा कर रखी। अब देखो मयंक दोबारा वापस आ गया और वह गांव की पुरानी जमीनों पर अपना हक जताएगा। मेरे जेठ जी अपनी पत्नी को ये सब बातें बोलते हुए कहने लगे, अगर तुमने जल्द से जल्द इन पेपर पर साइन न करवाया तो मैं जल्द ही इस हवेली से गायब कर दूंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहाना मार दूंगा कि तुम किसी और से मोहब्बत करती थी और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ चली गई हो। ये सारी बातें सुनकर मेरी जेठानी अपने पति के आगे भीख मांगने लगी। वह कहने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उन बच्चों का तो सोचो, तुम तो उनके बाप हो। ये तो सुनते ही मेरे जेठ कहने लगे, मैं उन बच्चों का बाप नहीं हूँ, तुम्हारे पहले पति के बच्चे हैं। 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में तुम्हारा पति मारा जा चुका था। मैंने सोचा था कि गांव की सारी जमीन मेरे नाम होगी, लेकिन पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मयंक अपनी पत्नी के साथ वापस आया है और वह देखना अपना सब कुछ वापस ले लेगा। 1 हफ्ते के बाद मयंक वापस आएगा तो तुम कैसे भी कैसे करके इन पेपर पर साइन करवा लेना। अब मुझे समझ में आया था आखिर हर रोज रात को मुझे चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आती थी। मेरे जेठ जी मेरी जेठानी के साथ यह सब कर रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। यही कुछ सोचते हुए सुबह जब मैं उठी तो जेठानी के कमरे में गई। तब तक जेठ जी जा चुके थे। मैं जेठानी से बात करने लगी। जेठानी ने आज फिर अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट ओढ़े रखा था। फिर मैं उन्हें वह सारी रात वाली हकीकत जेठानी को बताने लगी। मैंने कहा कि मैं वह सारी बातें सुन चुकी हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आपके पति अपने ही सगे भाई के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हैं। तो मेरी जेठानी कहने लगी, ये दोनों सगे भाई नहीं हैं, बल्कि मयंक की माँ ने दूसरी शादी की थी, इसी वजह से ये अपने छोटे भाई से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। मैंने कहा कि आपने कभी कुछ फैसला क्यों नहीं किया। तो मेरी जेठानी रोते हुए कहने लगी कि मैं अकेला फैसला कैसे करती, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं गरीब परिवार से हूँ। अगर आज मेरा पति मुझे छोड़ देता तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। यह सब कुछ सोचकर मैंने कभी कुछ किया नहीं। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि अब से आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी जेठानी कहने लगी कि उनके पति बहुत खतरनाक हैं, अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो वह हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। यह सुनते मैंने अपनी जेठानी से कहा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल जब जेठ जी आपको गुस्से से बोल रहे थे तब मैंने सारी बातें अपने फ़ोन में अच्छे से रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि मुझे कई दिनों से ये चिल्लाने की आवाज़ें परेशान कर रही थी। मैंने सोचा था कि इन आवाज़ों को रिकॉर्ड करके अच्छे से अपने पति को सुनाऊंगी, क्योंकि उन्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था यह कहानी अंदर से कुछ और निकलेगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पति वापस कब आएंगे, तो वह कहने लगे कि दोपहर को आएंगे। मैंने वह सारी वीडियो और सारी जेठानी की चोटों के निशान पुलिस को सेंड कर दिए और सारी खबर उनको सुना दी। मेरे जेठ जी वापस हवेली में आए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के डर से जेठ जी भागने लगे, लेकिन तब भी जेठ जी को पकड़ लिया गया। दूसरे दिन जब मयंक वापस आए तो मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। मयंक मुझे कहने लगे कि यह बात मुझे पता है, मेरा भाई सौतेला है और गांव की ज़मीन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह इतना गलत करेगा। लेकिन तुम मेरा इंतज़ार कर सकती थी। मैंने कहा कि आप काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको परेशान न करूं। मयंक कहने लगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता। ये सब सुनते ही मुझे मयंक की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार नजर आने लगा। मैं तुरंत उनके सीने से जा लगी और मैं कहने लगी कि आज से हम भी यही हवेली में रहेंगे और जेठानी भी हमारे साथ रहेगी, क्योंकि उन्हें बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मेरी बात सुनकर मयंक भी कहने लगे, हाँ तुम सही कहती हो, भाई ने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। भाभी को भी अपनी खुशियों का हक मिलना चाहिए। फिर इसी तरह हम सभी आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अब पूरे 1 साल बीत जाने के बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका नाम हमने माही रखा था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी ही लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।